मेरे ना यार खो गया यार ये। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है। इस तरह हम दोनों का मिलना एक राज है, हुआ मीर दिल करीब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो हैप्पी टू बी बैक अगेन बेटा with you all with my प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले with the lecture number 5 of breathing and exchange। लेक्चर 5 ही है ना आज, है ना? और आज का जो डेट है वैसे टेक्निकली पता नहीं 5 है या नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं बेटा? सबसे पहले ये बताओ। टुडे इज 13th of August 2026 सॉरी। मैं अपने बेटा पास्ट से कई बार ना वापस आगे नहीं आ पाती हूँ, पास्ट में चली आती हूँ गाइज। हाँ, आज का जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ था। आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा एंड आई एम वेरी हैप्पी। टचवुड, टचवुड करना जरूरी है। लोग बड़े बड़े जलकुकड़े होते हैं, नजर लगा देते हैं, मैं खुश होती हूँ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। खुश क्यों नहीं होंगी यार, मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोग की क्लास में आने के बाद। दिस इज द पुराना रिजल्ट सेलिब्रेशन। किसी ने अच्छी फोटो खींची ही नहीं यार इस बार। कश्मीर में गई थी तो थोड़ी अच्छी फोटो थी ये, नहीं तो लास्ट ईयर वाली फोटो कितनी अच्छी आई थी मेरी यार। ये है जूलॉजी मेडिजी 2.0। वो व्हाट जूलॉजी मेडिजी 2.0। दिस इज द मॉड्यूल्स बेटा जो आप लोगों ने ली होंगी। अच्छा पता है आज मेरी एक वो, चलो बताती हूँ आप लोगों को। खैर टचवुड, आप लोग खुश हो, आप लोग ठीक हो और आप लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए। ये बता दो, कल मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बेटा लेक्चर के बाद, और बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, पता नहीं आप हमारा कमेंट पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसे करके फिर वो अपना कमेंट लिखते हैं, है ना? तो मैं पढ़ती हूँ बेटा, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। जब आप ऐसे भी लिखते हैं ना कि पता नहीं आप हमारा कमेंट पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ती हूँ मैं, है ना? Yes everybody, so I'm very happy to be back again with you all, कुछ नया सिखाने के लिए और आप लोगों से बेटा क्या आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और क्या यार, ठीक है ना? तो सबसे पहले करेंगे बेटा द बेस्टेस्ट रिवीजन इन द होल वर्ल्ड, समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे बेटा। और सबसे पहले करेंगे लास्ट क्लास की क्विक रिवीजन, और फिर बेटा करेंगे हम आज की क्लास की शुरुआत। यस एवरीबॉडी, चलिए गाइज, यस एवरीबॉडी, वेरी एक्साइटेड। तो जैसे बेटा हमने कल की क्लास में बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखी थी, है ना, वैसे ही हम आज की क्लास में बेटा बहुत सारी अच्छी अच्छी और नई नई चीजें सीखेंगे। भगवान करे आप हमेशा खुश रहो बेटा, भगवान करे आप भी हमेशा खुश रहो, ठीक है। और जिंदगी बहुत ही, देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाती है यार, लाइफ इज ब्यूटीफुल यार, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका अभी थोड़ा सा वो प्रेपरेशन वाला फेज चल रहा है ना, तो प्रेपरेशन वाला जो फेज होता है ना, जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, थोड़ा सा वियर्ड सा समय होता है। कठिन तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कठिन समय बहुत सारे आएंगे आपके लाइफ में आगे, ऐसे मत सोचो। कठिन समय आते हैं, बट ये भी याद रखना बेटा, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है यार। और आप अगर ना फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल हो जाते हो अपने जीवन में, और मेंटली तो कभी आप जिंदगी में स्टेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, मेंटली स्टेबल बनाना पड़ता है अपने आप को, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे ना, तो फिर यार देखो यार, गरीबी में लाइफ खूबसूरत नहीं लगती है, ठीक है ना? रियलिटी है, गरीबी में लाइफ खूबसूरत नहीं लगती है, ये बोलने वाली बातें। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल विद नो मनी इन योर पॉकेट, है ना? इट इज नॉट ब्यूटीफुल, बट व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, ओके, एंड इन योर बैंक अकाउंट, सो लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। क्योंकि उसके बाद बेटा रोने के लिए तुम यूरोप की ट्रिप मार सकते हो, है ना, जापान की भी मार सकते हो, हाय अनुरुद्ध, है ना? सो दैट्स अबाउट इट। तो उस स्टेबिलिटी के लिए बेटा, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अभी बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लाइफ को अभी आप बिल्ड कर रहे हो ना, और मैं बता रही हूँ बेटा, जिंदगी इतनी खूबसूरत है ना, तुम्हें मालूम भी नहीं है। मैं तुम्हें बस मोटिवेट, मेरे इंस्टाग्राम को कभी देखते होगे तुम लोग, है ना? इट्स जस्ट दैट यू नो आई लव टू ट्रैवल, और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे ऐसे करो यार। जब तुम बिल्कुल बेटा स्टेबल हो जाओ, पैसे कमाने लग जाओ ना, तुम जिंदगी को एक्सप्लोर करो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, अपने दोस्तों के साथ घूमो यार, सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है यार,
इससे अगर पीछे भाग जाओगे बेटा, मेहनत से अगर पीछे भाग जाओगे, और ये लाइफ लॉन्ग की मेहनत है, मैं आज भी मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत करो, करते रहना पड़ेगा, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट। जिंदगी है बेटा, आलसी बन के साइड में पड़े रहने से तो जेब में पैसे नहीं आएंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, एनीवे गाइस, एवरीबॉडी, तो करते हैं बेटा शुरू। एवरीबॉडी मुझे बता दीजिए, आप लोग हो सकते हैं बेटा मोटिवेट हो चुके हैं, है ना। आई होप आपको मैं हर दिन ऐसे ही मोटिवेट कर पाऊं। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, बट मनी फॉलोज तभी होगा बेटा जब यहाँ पे करोगे ये। चलो यार, रील ट्रेंडिंग यार, इधर आओ। हाँ यार, जिम कर पाओ, ये सारी चीजें कर पाओगे यार। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें कि बहुत सारी चीजें। अभी मैं उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, अभी मैं रिवीजन कराऊंगी, 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। मैं तुम्हें हर दिन थोड़ी मोटिवेशन देती ही रहती हूँ, है ना। चलो, यस एवरीबॉडी, चलिए गाइस। हाँ, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है, अच्छा सुनो, ये जल कुकड़े होते हैं, सैडिस्ट लोग होते हैं ना, जिनको हर चीज में क्रिबिंग करनी होती है। कह रहे मैम झूठ बोल रहे हो, 10 साल में डॉक्टर बनते हैं। अच्छा मेरी बात पहले बता, डॉक्टर बनने का डिसीजन किसने लिया, तूने लिया कि नहीं लिया, ये बता, है ना। डॉक्टर किस लिए बनना है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनना है क्या? अगर फर्स्ट इंटेंट डॉक्टर बनने की सिर्फ पैसे कमाना है तो बहुत गलत इंटेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। अब दूसरी बात बोलूंगी तो बेटा बुरा लगेगा, और दूसरी बात ये है कि 12th के साथ क्यों नहीं डॉक्टर बने, 2 साल और कम हो जाते, होते कि नहीं। अब ये सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये बकवास जो आप करोगे वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे यार, है ना, बहुत सारी चीजें बेटा आप जीवन में जब आगे एमबीबीएस कर रहे होंगे ना, मान लो इनकेस आप एमबीबीएस ही करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें नई नई एक्सप्लोर करोगे। सिर्फ बैठे बैठे क्रिब करने से और कमियां निकालने से नहीं होता। आपको मालूम है, आपके जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स बेटा एमबीबीएस के दौरान भी बहुत सारी चीजें करके पैसे कमा रहे होते हैं, वो क्रिब नहीं करते। यू हैव टू फाइंड द रिसोर्सेस, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। कोई नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद कर सकते हो। फिर आप दूसरों को देख के कहते हो यार इसने तो बड़ा सही कर लिया यार, और तुम क्या कर रहे थे, तुम उसकी कमियां निकाल रहे थे, तुम बैठे बैठे रो रहे थे, तुम ये कह रहे थे उसने तो ऐसा, उसने तो ऐसा। यू गेट माई पॉइंट बेटा, ठीक है ना। और ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। सैडिस्ट मत बना करो यार, सैडिस्ट मत बनो यार, ठीक है ना। अरे यार, डिसीजन किसने बनाया डॉक्टर बनने का यार, है ना। अब इस फील्ड में बेटा डिफरेंट लेवल की मेहनत है, हर एक फील्ड में डिफरेंट लेवल की एक्सपेक्टेशंस है, और रिस्पेक्ट भी अलग अलग है यार, है ना। जो चीजें डॉक्टर बन के मिलेगी हो सकता है दूसरे प्रोफेशन में ना मिले, जो चीज दूसरे प्रोफेशन में मिलेगी हो सकता है यहाँ पे ना मिले। देयर आर डिफरेंट थिंग्स यार। आई होप यू गेट माय पॉइंट नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। हाउ इज द जोश, एक बार मुझे बता दो। चलो यार, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करते। कल की क्लास में हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ी। इतनी सच बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें, सच बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। और इसके अलावा एक सेशन लूंगी तुम्हारे लिए, अलग सेशन लूंगी वार्तालाप वाला, संवाद टाइप का, और संवाद टाइप के सेशन में फिर बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, ओके। अभी नहीं बता सकती, अभी पढ़ाना है मुझे। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हमने पढ़ा था, एक बारी मेरे साथ में क्विकली रिवाइज करो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड बेटा टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटीज यूजुअली बेटा क्या होती है, समेशंस होती हैं, एड-ऑन्स होती हैं बेटा, एड-ऑन्स होती हैं आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का, ठीक है ना। जब मैं बात करती हूं बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब होता है एक बंदे ने नॉर्मल एक्सहेल किया, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये बहुत जरूरी है, उसने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, उसके बाद द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो बेटा इनहेल कर सकता है, वो उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो वो टाइडल वॉल्यूम को इनहेल कर सकता है और वो बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल कर सकता है। ये दोनों वैल्यूज बेटा वो मैक्सिमम इनहेल कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, इसे कहते हैं उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बिल्कुल उसी, देख रहे हो बोर्ड को, देख रहे हो यार, बिल्कुल उसी प्रकार से बेटा उसकी क्या दिक्कत है भाई, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि एक बंदे ने नॉर्मल इनहेल किया है, यार गोपाल यार क्या हो रहा है बोर्ड के साथ, बोर्ड क्यों हैंग, ये क्या है, ये बंद क्यों हो गया यार, इसको क्लोज। तो अब नोट कहाँ गया मेरा, नोट्स गायब हो गए हैं, दोबारा तो खोल लूंगी, अब नोट यहां से थोड़ी आ जाएगा। इसको डबल क्लिक क्या करूं, हाँ स्लाइड तो वैसी आ रही है, लेकिन इनका वो चला गया ना, नहीं, और मेरा जो मैंने रिवीजन कराया था वो भी चला गया, वो चाहिए इनका, जो वो है क्या बोलते हैं वो आता है ना, हाँ
आ जाओ ना, आप कर लो। नहीं नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं, चिल है। अच्छा ऐसे रिवाइज कराऊं बेटा, तब तक ऐसे रिवाइज कराऊं, ठीक है? हाँ, यकीन, यकीन 2.2 नीट। बायो पढ़ाती हूँ मैं सर। जूलॉजी, नाम पता था ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो गाइस, कोई नहीं, ये सारे भैया लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। इधर आओ, सुनो। फिर बेटा मैंने कहा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, एक बंदे ने नॉर्मल इनहेल किया है, उसके बाद वो टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, तो टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, एक टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल कर सकता है, और एक बेटा वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सहेल कर सकता है। ये दोनों मिलके बेटा उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को बनाएंगे। बोलो हाँ या हाँ? हाँ ही होगा। फिर बेटा मैंने कहा था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या अंतर है? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम था, सुनो गौर से, सपोला आर्मी चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा तुम्हारे लंग्स में। यानी कि जब कोई इंसान जोर लगा के एयर को एक्सहेल करता है तब भी उसके लंग्स में कुछ एयर बचती है। बेटा जब वो जोर लगा के एयर को बाहर करता है तो वो ईआरवी को भी बाहर कर देता है। फिर मैं कह रही हूं जब वो जोर लगा के एयर को बाहर कर देता है फिर भी कुछ एयर लंग्स में बची रहती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते थे। बट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है कि एक बंदे ने नॉर्मल एक्सहेल करा हुआ है, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप बताओ कि उसके लंग्स में जो एयर बचती है ना, दैट एयर इज कॉल्ड एज बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद उसके लंग्स में ईआरवी भी बचती है, आरवी भी बचती है। क्या तुम्हारे लंग्स में अभी ईआरवी है? मुझे हाँ या ना में आंसर दो, मुझे हाँ या ना में आंसर दो बेटा। क्या तुम्हारे लंग्स में अभी ईआरवी मौजूद है? क्या मेरे लंग्स में अभी ईआरवी मौजूद है? यस है, हमारे पास ईआरवी भी लंग्स में हमेशा मौजूद होती है, जस्ट लाइक आरवी। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि इसको आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, इसको आप चाहो भी तो बाहर नहीं कर सकते, बस इतना अंतर है। और यही दो मिला के बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आई एम श्योर मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के, आप सबको ये सारी चीजें बेटा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है ना। हमने बहुत एफर्ट्स मार के ये चीज पढ़ी है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। अभी ये हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब एक होती है वाइटल कैपेसिटी, एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। दोनों में बस एक ही चीज का अंतर है बेटा, वी से बाहर करना। मतलब क्या कहना चाह रही है मैम? अमाउंट ऑफ एयर बेटा जो तुम एक्सहेल कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो तुम एक्सहेल कर सकते हो, कंडीशन ये है कि तुमने सारी सांस मैक्सिमम इनहेल कर रखा है आफ्टर तुम फोर्सफुल इनहेलेशन। जब तुमने फोर्सफुल इनहेलेशन कर रखा है उसके बाद तुम मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हो। जब तुम बेटा मैक्सिमम इनहेल करते हो, एक तो तुम्हारे लंग्स में पहले से आरवी मौजूद है, तुम्हारे लंग्स में पहले से ईआरवी मौजूद है। अब तुमने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है तो तुमने टाइडल वॉल्यूम पहले भरा, फिर तुमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरा। मैक्सिमम इनहेल करने के बाद ये सारी वॉल्यूम्स तुम्हारे लंग्स में दिख रही है। अब तुम कितना बेटा एक्सहेल कर सकते हो? आईआरवी एक्सहेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो, ईआरवी एक्सहेल कर सकते हो, कितना बाहर कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। और इसी में मैं अगर ये कह दूं कि आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन तुम्हारे लंग्स में कितनी एयर दिखती है, तुम्हारे लंग्स में कितनी एयर बेटा दिखती है, एक्सहेल नहीं कर रहे हो, कितनी दिखती है, उसे तुम कहते हो बेटा वाइटल कैपेसिटी। उसमें बस एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड हो जाता है। बेटा कितना सरल है यार, तुम प्लीज इसकी कैलकुलेशंस मत लिखना बेटा कि 1200 प्लस 1400 प्लस 2500 प्लस 3600, प्लीज मत लिखना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तुम्हें सिर्फ इनकी समेशंस पता होनी चाहिए, तुम्हें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मालूम होनी चाहिए। पेपर में अगर आएगा तो ऐड ऑन करके देख लेना, प्लीज इसे रटना मत, प्लीज इसे रटना मत। ओके नाउ बेटा इसके अलावा मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने तुम्हें पढ़ाया द डिफरेंट क्या बोलते हैं, नहीं, डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Number one beta, the different factors that affects the exchange of gases, partial pressure, because air will always move from a region of high partial pressure to a region of beta low partial pressure. High partial pressure वाले region से air हमेशा low partial pressure वाले region में move करती है।
तो नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर होता है बेटा थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज द सेकंड फैक्टर। जितनी पतली मेम्ब्रेन होती है उतना इजी डिफ्यूजन होता है। हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, एंड बेटा दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है। सपोलो एक बात बताओ, बेसमेंट सब्सटेंस किससे बना था? मैंने एनसीईआरटी की वो लाइन दिखाई थी ना, जो आपकी एल्वियोलाई की एपिथेलियम है उसके साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, और जो तुम्हारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई की है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और जो तुम्हारी एंडोथेलियम तुम्हारी पल्मोनरी कैपिलरी की है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा मिलके आपके बेसमेंट सब्सटेंस को बनाती है। दोनों की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बेसमेंट सब्सटेंस को बनाती है। राइट, सबको याद आ रहा है बेटा? हाँ, वो दोनों बेसमेंट सब्सटेंस, वो नॉन सेलुलर लेयर है। इन तीनों ने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाया। लेस देन 1 mm इसकी थिकनेस है। जितनी पतली लेयर बेटा उतना इजी डिफ्यूजन होगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो इतना इजी डिफ्यूज करेगा यार। CO2 की जो डिफ्यूजन होती है 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू योर ऑक्सीजन। 20 से 25 टाइम्स बेटा ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन CO2 की सॉल्युबिलिटी। और इसलिए एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दे रखा है, द पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, नहीं, द CO2 डिफ्यूजेस, द डिफ्यूजन ऑफ CO2, अंग्रेजी जो है थोड़ी गड़बड़ हो रही है। CO2 क्या था? अंग्रेजी की लाइन क्या थी कि CO2 बेटा पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज्यादा डिफ्यूज करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर अगर आप देखोगे ऑक्सीजन और CO2 के अगर सेम है, मान लो यहाँ 100 है, यहाँ 25 mmHg प्रेशर है, 100 और 25 mmHg प्रेशर है A और B में। अगर मैं ऑक्सीजन का पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर में डिफ्यूजन देखूं, और अगर मैं बेटा CO2 का पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर में डिफ्यूजन देखूं, तो CO2 डिफ्यूजन इज मच हायर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बेटा। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब मैं तुम्हें ना एक्चुअल में सबसे इजी टॉपिक पढ़ाने वाली हूं। कल भी मैंने पढ़ाया उसका फर्स्ट हाफ, बहुत इजी है बेटा। देखो क्या इजी है यार मैम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना प्रेशर पर डिपेंड करता है। मुझे ऑलरेडी पता है एयर हाई से लो प्रेशर में जाएगी मैम। मुझे ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन जो है आपके एटमॉस्फेयर से लंग्स में आने वाली है, लंग्स से ब्लड में जाने वाली है, ब्लड से टिश्यू में जाने वाली है। यानी कि मुझे ऑलरेडी पता है हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ऐसा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। मुझे ऑलरेडी मालूम है मैम CO2 की डायरेक्शन टिश्यू से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एटमॉस्फेयर, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। क्या इसमें रॉकेट साइंस है यार? यकीनियन से यार मालूम है ये तो तुम्हें। अब मैम देखो CO2 का ना बॉडी के अंदर केवल 2 ही प्रेशर होता है, या तो 40 होता है या तो 45 होता है, चौथा कोई प्रेशर होता ही नहीं है। यानी जब भी मैं CO2 को A से B कहीं से भी भेज रही हूं वहां डेफिनेटली CO2 45 होगी, और जहां को भी भेजूंगी मैं वहां CO2 40 होगी। CO2 का तो कोई लोचा ही नहीं है। CO2 एटमॉस्फेयर में जो है ना बेटा वो 0.3 mmHg है। अदरवाइज तो यार CO2 45 या 40 है। जहां से डिफ्यूज करूंगी CO2 को वो 45 होगा, जहां को डिफ्यूज करूंगी वहां 40 होगा, बात खत्म। ऑक्सीजन के भी कोई बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर नहीं है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बेटा 159 है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन या तो 104 होगी, या तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा ऑक्सीजन 95 होगी, या तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा 40 होगी। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लंग्स में बेटा आपकी ऑक्सीजन 104 होती है और 95 केवल एक ही जगह पे होती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज सो इजी बेटा, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी। एक्सट्रीमली 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 इजी। गिव मी अ थम्स अप अगर कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको बेटा एल्वियोलाई से एक्सचेंज को पढ़ा दिया था। ये आपकी एल्वियोलाई, ये आपकी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी। ऑक्सीजन बेटा एटमॉस्फेयर 159 से 104 में आता है। 104 से आपके पल्मोनरी कैपिलरी में, पल्मोनरी कैपिलरी में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, एक बार बताना मुझे। ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है, ये एक तो ये बताओ ये पल्मोनरी कैपिलरी किससे बनी होती है, ये भी तो जरा बताओ, देखो तुम्हारे बेसिक्स। और ये पल्मोनरी कैपिलरी में कैसा ब्लड है ये भी बताओ। 104 से 40 में गया। CO2 कैसे जाएगा बेटा? CO2 जहां हाई है बॉडी के अंदर यानी 45 है, 45 से 40 में जाएगा यार, और 40 से बेटा 0.3 में जाएगा। दैट्स इट। हाँ बता दो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजन भरने के लिए तो गया है लंग्स के पास, ऑक्सीजन की भीख मांगने। और ये बताओ जरा बेटा
ये पल्मोनरी कैपिलरी जो है ये किसके बेटा उससे बनती है, किसके ब्रांचिंग से बनती है पल्मोनरी कैपिलरी? पल्मोनरी कैपिलरी बेटा किसके ब्रांचिंग से बनती है? पल्मोनरी आर्टरी के। आर्टरी टूटती है तो कैपिलरी बनती है ना यार, सिंपल सी बात है। पल्मोनरी आर्टरी टूटेगी तो पल्मोनरी कैपिलरी बनेगी, पल्मोनरी कैपिलरी से मर्ज होकर पल्मोनरी वेन बनेगा। दीज आर बेसिक्स। मैं आज आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगी बेटा, बिल्कुल तसल्ली से हमारी चीज रिवाइज करते हैं, सिलेबस टाइम पे खत्म करते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। तुम्हें रोना धोना नहीं करना है, पढ़ना है, मुझे बता दो रिवाइज हो गया सारा कुछ बढ़िया तरीके से बेटा, हमने सारी चीजें रिकॉल कर ली। तो क्या फिर बेटा आप शुरू करें? ये क्या है? यकीन की मॉड्यूल्स। ठीक है ठीक है, चैट्स ऑफ कर रही हूँ बेटा, है ना। और थोड़ा सा अपना पानी ना यहाँ ले आते हैं, एक ना गुनगुना पानी मंगा लेती हूँ। यार ये गुनगुना पानी भिजवा दोगे क्या, थोड़ा सा गुनगुना? और जिसके क्लियर नहीं है ना, मान लो बेटा किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, वो तो तुम्हारे कभी क्लियर होते ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी ना यार, टेंशन कितने है ना, कोनो टेंशन नहीं, मैं अभी बताऊंगी। क्योंकि मुझे ये वाला टॉपिक जो है ना बेटा ऑलरेडी तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ाना है, तो मेरे काम आएगा। जो मैं तुम्हें एक डब्बा डायग्राम अभी पढ़ाऊंगी ना, वो मेरे काम आने वाला है, मैं भी तुम्हें समझाऊंगी। तो हम ना सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले हैं, बट अब ना सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं पूरा डायग्राम आपको बनवाऊंगी। अच्छा डायग्राम बनाना कैसे है ना, थोड़ा थोड़ा इस टाइप का। अरे यार एनसीईआरटी की रीडिंग कहाँ गई बेटा? उसकी एनसीईआरटी रीडिंग डिलीट हो गई है। एक मैं कोई बात नहीं, मैं कराऊंगी तुम्हें, मैं अपने एनसीईआरटी को फोन में खोलूंगी बेटा। वो डायग्राम खोलो एक बारी। एनसीईआरटी में एक वो डब्बा सा हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक में। फिर आगे ऐसे बेटा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, आयोटा, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक, एक बड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वैसा सा डायग्राम मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी। तुम ना इसको पोर्ट्रेट में, अगर थोड़ी सी चौड़ी नोटबुक है तो आधे पेज जितना तो स्पेस कम से कम चाहिए, और नहीं तो बेटा चिल होके ना उसमें बनाओ यार, वो लैंडस्केप पे बनाओ, ठीक है ना। कॉपी की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एनीबॉडी जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है और एनीबॉडी जिसको लगता है हमें सब कुछ आता है, वो भी ध्यान से पढ़ेगा बेटा, क्योंकि आप अगर बैच में आए हो तो आपको मालूम है कि तैयारी में कमी थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अब देखो मैं हार्ट का एक डब्बा डायग्राम बना रही हूँ, ये डायग्राम हमें बहुत बार बनाना है। आगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहां पे भी गाइस बनाना ही है ना। ये हार्ट के मैं 4 चेंबर्स दिखा रही हूँ। दिस इज द बेटा राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये हमारा क्या है सपोलो, ये हमारा राइट एट्रियम है। आराम से समझना बेटा, एक एक चीज समझ आएगी। ये हमारी लेफ्ट एट्रियम है सपोलो, ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है यार, ये हमारी राइट वेंट्रिकल है। इस साइड में बेटा हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। अभी हम फ्रॉग पढ़ चुके हैं यार, हम फ्रॉग पढ़ चुके हैं यार, कॉर्डेटा है हमारे जैसा, काफी सिमिलर था उसका। इस साइड में बेटा हमारे पास क्या होती है, इस साइड में हमारे पास होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड में क्या होती है बेटा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं ब्लड वेजल्स बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो, इधर हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, इधर हमने कल की क्लास में लंग्स पढ़ा था, तो लंग्स को भी डब्बा में ही बनाते हैं आज, लंग्स को भी डब्बे में ही बनाते हैं। दीज आर दी लंग्स, लंग्स में हम प्रेशर लिखेंगे किसी किसी चीज का, दीज आर दी लंग्स। और इस साइड में बेटा हम बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू में भी हमें प्रेशर्स लिखने हैं, सो दीज आर द टिश्यू। अरे यार है ना, ओके गाइस, थोड़ा सा और छोटा ना, ऊपर से मैच कर रही हूँ बस। एनीवे ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया बेटा लंग्स, दीज आर दी लंग्स जहां हम अभी प्रेशर्स देखेंगे। ये हमारे बेटा टिश्यूज है जहां अभी हम प्रेशर्स देखेंगे। ओके गाइस, हमारी बॉडी में राइट साइड पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहां से कलेक्ट करते हैं बेटा, हम अपने टिश्यूज से कलेक्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। कौन कलेक्ट करती है बेटा, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाती है, वेन टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जाती है, मालूम है ना ये बात हमें। लेकिन वेन्स जो होती हैं बेटा खुद से डायरेक्टली हार्ट के अंदर नहीं जाती हैं। वेन्स क्या करती है बेटा, मैं ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। अगर कोई यकीन 3 वाला, अभी बहुत सारे नए बच्चे हैं ना, यकीन 3 तो नहीं बोलना चाहिए, कई सारे नए बच्चे भी ज्वाइनिंग होंगे, वो भी हो सकता है अभी आए हो, तो ये हम ऑलरेडी वैसे कवर कर चुके हैं जब हमने पोर्टल सिस्टम वगैरह पढ़ा था, फिर भी मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको। सो कैपिलरीज बेटा क्या करती हैं, आर्टरीज जब ब्रांच करती हैं तो कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज जो होती हैं बेटा जब जुड़ती हैं तो वेन्स बनते हैं, और वेन्स जो होती हैं सबसे बड़े वाले वेन से जब जुड़ती हैं, जिसे वीना केवा कहते हैं, वीना केवा आपके बेटा हार्ट के अंदर वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अभी मैं वीना केवा तो नहीं बना रही हूं, ऐसे समझो सपोलो
ये देखो, है ना, ऐसे समझो, यहां एक हाथ से बना दूं क्या, और येलो कलर से बनाती हूं। यहां मैंने ना कैपिलरी दिखाई, ये मैंने कैपिलरी दिखाई बेटा, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। थोड़ा ना, एक सेकंड, बनाना है क्या मैम? बिल्कुल। इसे ना बेटा सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। सिस्टमिक का मतलब होता है एक ऐसी कैपिलरी जो टिश्यूज से बेटा कनेक्टेड हो, वहां से डिफ्यूजन करवा रही हो, दैट इज सिस्टमिक कैपिलरी। कैपिलरी जुड़ के एक्चुअल में बेटा वेन्स बनाती हैं। इस वेन का नाम होता है सिस्टमिक वेन, इस वेन का नाम होता है सिस्टमिक वेन। और सिस्टमिक वेन बेटा अल्टीमेटली ना वीना केवा से जुड़ती हैं, और वीना केवा से जुड़ने के बाद बेटा ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाती है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं आपके राइट एट्रियम के अंदर। मुझे ये बताओ किसी को कोई परेशानी? एरो से समझना बेटा मूवमेंट ऑफ ब्लड, एरो से समझना बेटा द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड की मूवमेंट क्या हो रही है। और मैं ना लेबलिंग भी कर रही हूं साथ के साथ, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। इस कैपिलरी को मैंने बोला सिस्टमिक कैपिलरी, और इसकी पोथियां नहीं बनाएंगे हम जितना भी कुछ करेंगे डायग्राम में ही करेंगे। ये सिस्टमिक कैपिलरी है जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, ऐसा हमने पढ़ा था ऑलरेडी। कैपिलरीज जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? वेन बनाती है। मैंने ब्लू कलर से क्यों बनाया? क्योंकि इसमें बेटा मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताऊंगी। दिस इज माय सिस्टमिक बेटा वेन, दिस इज बेटा माय सिस्टमिक वेन। बताओ, सिस्टमिक वेन वीना केवा से जुड़ती हैं। मैंने वीना केवा नहीं बनाया क्योंकि यहाँ वीना केवा का काम नहीं है, वो वीना केवा से जुड़ती हैं बेटा। और वीना केवा अल्टीमेटली बेटा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाती है? आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ऑक्सीजन भरने के लिए जाता है लंग्स में, जो हमने कल की क्लास में बनाया, ठीक है ना। अब यहां से बेटा वो ब्लड वेसल निकलती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब एरो को फॉलो करना सपोलो, यही पल्मोनरी आर्टरी बेटा क्या करेगी, मैं ना अंदर एरो बनाती हूं, यही पल्मोनरी आर्टरी बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जा रही है? यही पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लंग्स के पास ऑक्सीजन भरने के लिए। ये कहेगी यार ऑक्सीजन दे दो, मैंने यहां एरो बनाती हूं, इससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी भैया, थैंक यू। अब बेटा यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कैपिलरी के थ्रू हो रहा होगा, ये आपने बना दिया पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी कल यहीं से तो एक्सचेंज किया था। क्या एक्सचेंज किया था मैमड़ी, एक बार बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 104, 104 से तुमने यहां डिफ्यूज किया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 40 mmHg। CO2 को कैसे डिफ्यूज किया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वाज 45 mmHg and partial pressure of CO2 here was 40 mmHg। ये किया था कि नहीं किया था? है ना, मैं तुम्हारे साथ साथ बना रही हूं बेटा, ताकि तुम्हें ना बिल्कुल भी ये ना लगे कि मुझे रटना पड़ रहा है या मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं उसी का नीट भी क्लियर होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है अरे हमें तो आता है या नहीं आता है, कोई भी थॉट नहीं लेके आना। जो पढ़ रहे हैं बस वो पढ़ते जाओ चुप मार के। दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी बेटा, दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, गॉट इट? वेरी गुड यार, मैं इसको पूरा रिकॉल भी कराऊंगी। ये कल का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया हमारा बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरी एंड योर लंग्स। अच्छा, इसका मतलब एक चीज क्या समझ रहे हो पता है? मैं पूछती हूँ तुम्हें, पहले मैं लिखती हूँ फिर मैं तुमसे पूछूंगी। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? सपोलो ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कैसा ब्लड है? मैम इस पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है? इस पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब मैम मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर हमारी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आपने ये वाला प्रेशर दिखा रखा है, यानी ये प्रेशर कहां पे था? पल्मोनरी आर्टरी में। यही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है ना मैम लंग्स के पास ऑक्सीजन भरने के लिए। यानी कि इस पल्मोनरी आर्टरी में मैम यही तो प्रेशर्स दिख रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होता है और CO2 का प्रेशर मेमोरी 45 होता है, और क्योंकि CO2 का ज्यादा है कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन, इसीलिए तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें केवल CO2 है, उसका मतलब ये है कि मैम वहां CO2 का प्रेशर कंपेरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन।
यानी ये जो प्रेशर मैंने लिखा था दैट इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन आवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई सपोलो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शंस बताती जा रही हूँ, आता है तुम्हें ये, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसमें किसी को कोई परेशानी कि प्रेशर कहां से आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये भी लिख लो यार इनकेस यू नीड कि यार यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट हैज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर हमें ऑलरेडी मालूम पड़ गया है। यानी यस, वेरी इजी, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, शानदार यार, बहुत बढ़िया। अब देखो सुनो मेरी बात, अब देखो ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी कैपिलरी में टूटी, पल्मोनरी कैपिलरी आगे जाके बेटा पल्मोनरी वेन बनाती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में यानी कि लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। और इसमें मैं एरो, और पता है बेटा मैं इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें और पता है क्या क्या पढ़ा रही हूँ, मैं अपना काम आसान कर रही हूँ। मैंने तुम्हें हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें बेटा ब्लड वेजल्स थोड़े से पढ़ा दिए, मैंने तुम्हें डबल सर्कुलेशन पढ़ा दी। इस डायग्राम से बहुत पर्पसेस सॉल्व होते हैं, इसलिए इस डायग्राम को तसल्ली से पढ़ना चाहिए, आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के अंदर मैम कैसा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन के अंदर मैम ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि आप लंग्स में ऑक्सीजन भरने के लिए ही तो बेटा यहां ब्लड लेके आए थे ना। दिस इज बेसिकली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज बेसिकली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो हाँ या ना, यस एवरीबॉडी। अब मैमड़ी एक बात बता यार सपोले, एक बात बता यार, यहां ऑक्सीजन का प्रेशर 40 था और CO2 का प्रेशर 45 था, कितना इजी है। जब मैं लंग्स से ऑक्सीजन को यहां डिफ्यूज कर रही हूं, 104 से 40 की डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रही हूं, 104 से बेटा 40 की डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रही हूं, तो मुझे एक बात बताओ ना सपोलो, अब जब मैं यहां से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती रहूंगी, डिफ्यूज करती रहूंगी, डिफ्यूज करती रहूंगी, तो अब यहां से जाने वाला जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन अब भी 40 दिखेगा क्या, बताओ मुझे, क्या ऑक्सीजन अब भी 40 दिखेगा? तुम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 लेके आए थे, अब तुमने 104 से 40 की डायरेक्शन में बेटा डिफ्यूज कर दिया, 104 से 40 में डिफ्यूज कर दिया, 104 से 40 में डिफ्यूज, 104 से 40 में डिफ्यूज कर दिया। अब यहां से जाने वाले ब्लड में अब भी क्या ऑक्सीजन 40 दिखेगा या 40 से बढ़ गया होगा थोड़ा सा? 40 से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तुम ऑक्सीजन को भरते जा रहे हो ब्लड में, 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 तो 40 से तो बढ़ना चाहिए ना मैम, 40 तो नहीं दिखना चाहिए। अब जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन दिखना चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए बेटा? मैंने ऑक्सीजन का क्या क्या प्रेशर बताया था, या तो 40 या तो 104 या तो बेटा 95। 104 तो ऑलरेडी लंग्स में ही दिखता है, यानी अब यहां से जाने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डेफिनेटली मैम ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल नॉट बी 40, क्योंकि डिफ्यूज करा चुके हो, इट विल बी 95 mmHg, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डिड यू गेट माई पॉइंट? और सपोलो एक और बहुत आसान बात बताओ, CO2 को भी तुम डिफ्यूज कर चुके हो, CO2 को तुम यहां से यहां डिफ्यूज कर चुके हो, CO2 को तुम पल्मोनरी कैपिलरी से लंग्स की डायरेक्शन में भेज चुके हो, तो डेफिनेटली मैम अब यहां से जो जाने वाला ब्लड होगा उसमें CO2 45 तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां से यहां भेज दिया, यहां से यहां भेज दिया, यहां से यहां भेज दिया, डेफिनेटली इसमें 45 तो नहीं दिखेगा, 45 से कम दिखेगा। पर 45 से कम बेटा CO2 का प्रेशर क्या हो सकता है? 45 से कम CO2 का प्रेशर क्या हो सकता है? 40 हो सकता है। बॉडी में या तो 45 है या तो 40 है, या तो 45 है या तो 40 है, तो यहां कितना दिखेगा सपोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 40 mmHg। व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दिस? बताओ, हम क्यों पता नहीं डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, क्या डिफिकल्ट है इसमें? That is the partial pressure of oxygen and CO2 in your oxygenated blood. That's the partial pressure of oxygen and CO2 in your oxygenated blood यार। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ गया? तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बेटा तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, आयोटा पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, बट आयोटा तो मोटी टहनी है ना, आयोटा की ब्रांचेस होती है बेटा जिन्हें आर्टरी कहते हैं। तो मैं आर्टरी नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बेटा यहाँ सॉरी आयोटा नहीं बना रही हूँ जैसे मैंने वीना केवा नहीं दिखाई ना, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, और एरोज को भी यहाँ फॉलो करना है ना,
तो यहां अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, पूरी बॉडी में आयोटा करती है, पर मैं आयोटा की ब्रांच बना रही हूं जिसे मैं क्या कहती हूं बेटा, जिसे मैं कहती हूं आयोटा की ब्रांच को आर्टरी, और क्योंकि वो टिश्यूज के पास लेके जा रही है तो इसे हम सिस्टमिक आर्टरी कहेंगे, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स द टिश्यू, इसीलिए हम सिस्टमिक आर्टरी कहते हैं। क्या इस सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है? यस मैमड़ी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, सेम ब्लड है जो ये वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सेम प्रेशर है जो तुम्हें पल्मोनरी वेन में दिखता है, इट इज एग्जैक्टली द सेम ब्लड, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सपोलो कितनी आसान कहानी है, देखो गाइज, देखो ना गाइज, अब मैं ऑक्सीजन लेके आ गई टिश्यूज के पास, टिश्यू को देना भी तो जरूरी है मैमड़ी, ये तो हमें अब यही तो प्रेशर हमें पढ़ना था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टमिक कैपिलरी। मैम एक चीज तो साफ तौर पे क्लियर है कि यहां ऑक्सीजन का जो भी प्रेशर होगा, बट ऑक्सीजन जो है मैम यहां से यहां मूव करेगी, डेफिनेट सी बात है मैमड़ी, ऑक्सीजन यहां से यहां मूव करेगी यार। और सपोलो यार ये बताओ यार, CO2 डेफिनेट सी बात है यार, जो भी प्रेशर हो CO2 मेमोरी यहां से यहां की डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द घुटने में परेशानी बताओ, ये तो ऑलरेडी पता है ना, ऑक्सीजन यहां से यहां मूव करेगी। अब ऑक्सीजन यहां कितनी थी, 95 थी कि नहीं थी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी थी, 95, तो डेफिनेटली मैम 95 से जब यहां ऑक्सीजन आ रही है तो यहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए, पर बेटा कम का मतलब बॉडी में कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर या तो 104 या तो 95 या तो 40 है यार। अब 95 से कम कितना होना चाहिए, रटना है क्या इसमें, इस डेटा को रटना नहीं है बेटा, ऐसे समझोगे अगर तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 95 से 40 ही होना चाहिए यार मैम, क्योंकि आपने कहा था 95 से कम अगर है तो 40 है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर 40, क्योंकि बेटा कहीं कहीं पे CO2 भी 40 है ना, रटता जो बच्चा है वो गलत कर देता है फिर। और मैम CO2 यहां टिश्यू से यहां मूव कर रही है, यानी मैम डेफिनेटली CO2 यहां 45 होगी, और यहां तो CO2 सपोलो 40 है ही है। देखो 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 गाइस, इजंट इट इजी, यस बताओ, ऑल गुड, थोड़ा गुनगुना पानी पी लूं जो मंगाया था। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक लग रहा है यार। ऑल क्लियर, ऑल गुड, वेरी गुड यार। अब देख सपोले एक चीज और देख, अब बेटा जब ये ऑक्सीजन यहां टिश्यू को दे देगी और CO2 यहां से ले लेगी, तो यहां से जाने वाला जो ब्लड होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहला रहा है, सपोलो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर अब 95 तो नहीं दिखेगा, CO2 का प्रेशर 40 तो नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा मैमड़ी, 45 से इस डायरेक्शन में तुम CO2 को डिफ्यूज कर चुके हो, यहां से जाने वाले ब्लड में 40 से ज्यादा CO2 दिखना चाहिए, 40 से ज्यादा का कितना मतलब होता है बॉडी के अंदर, 45, इसलिए यहां से जाने वाले ब्लड में, इसीलिए आपके सिस्टमिक वेन में या आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिखता है, 45, इसीलिए तो बेटा 45 दिखता है। और ऑक्सीजन को 95 से 40 में डिफ्यूज कर चुके हो, तो ऑक्सीजन यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, तो यहां से जाने वाले ब्लड में अब 95 तो नहीं दिखेगा, कितना प्रेशर दिखता है, 40, क्योंकि 95 से कम का मतलब 40 ही हो सकता है बॉडी के अंदर। कितना आसान है मुझे बताओ, और मुझे बताओ किसी को परेशानी, में एक बार और रिकॉल कराऊंगी तुम्हें, एक बार और रिवाइज कराऊंगी इसे, एक बार इस डायग्राम को देख लो ध्यान से, इसमें कोई बेटा बहुत ऐसा कुछ बहुत बनाने वाला कुछ था नहीं इतना मेजर, है ना, बट आई थिंक तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी, एक बार देख लो एंड गिव मी अ थम्स अप अगर किसी को कोई बेटा परेशानी नहीं है। सबको समझ में आ गया बेटा, ऑल क्लियर, पक्की बात। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, आसान लगा ये टॉपिक या नहीं लगा, आसान बनाया मैंने या नहीं बनाया, ये बताओ कमेंट्स में, हाँ
easier for you to understand बेटा? Do you feel कि तुम्हें रटना पड़ रहा है? क्योंकि ना पता क्या होता है, अब एनसीईआरटी देखोगे तो वहां रटते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर, टिश्यू में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर, लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर, एटमॉस्फेयर में बेटा ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर। और मैं एक बार और रिकॉल कराऊंगी फॉर एनीबडी हु इज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा। पता है कैसे कैसे सवाल और पूछ सकते हैं? ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन और CO2 का जो प्रेशर है वो सेम सेम दिख रहा है तुम्हें? जैसे टिश्यू में देखोगे ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है, सेम प्रेशर तुम्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन 40 दिखता है, ऑक्सीजन 40 है, CO2 45 दिखता है, CO2 45 है। ऐसे ऐसे सवाल भी बेटा कई बार इसमें से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी रिकॉल दिस फॉर बेटा यू गाइज। ओके, देखो हमारी हार्ट में, अब मैं रिवाइज करा रही हूं। ओके, हमारी हार्ट में बेटा राइट साइड में कैसी ब्लड होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में होती है मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना केवा या फिर वेन्स के थ्रू हम लेके आते हैं हमारे राइट एट्रियम में, और वो वेन बेटा क्योंकि टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है उसे सिस्टमिक वेन बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसे ऑक्सीजन लेने के लिए, भरने के लिए लंग्स के पास जाती है। हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होता है, CO2 का प्रेशर 45 होता है, तभी तो वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन का कम प्रेशर है कंपेयर टू CO2। जब मैम हम उसे लंग्स के पास लेके जाते हैं, अब यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है, 104 से ऑक्सीजन 40 में चली गई, पल्मोनरी कैपिलरी से डिफ्यूजन हुआ, CO2 45 से बेटा लंग्स में चली गई जहां CO2 का प्रेशर 40 है। ये फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। दिस इज द सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो मैं यहां पे लिखूंगी। मैम जब 104 से 40 में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है तो यहां से जाने वाले पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 से प्रेशर बढ़ गया अराउंड 95 mmHg, हम कह रहे हैं हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। CO2 45 से 40 के डायरेक्शन में डिफ्यूज हो गया तो यहां से जाने वाले ब्लड में 45 से कम प्रेशर दिखेगा, इट इज अराउंड 40 mmHg। ओके, अब मैम यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रही है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आयोटा से होते हुए, आयोटा मैंने नहीं दिखाई है, सिस्टमिक आर्टरी बोली है मैंने, सिस्टमिक मतलब टिश्यू, यानी कि यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेम बेटा ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, ये जाएगी टिश्यूज के पास, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ऑब्वियस सी बात है मैम, ऑक्सीजन 95 से टिश्यू की डायरेक्शन में जा रही है तो टिश्यू में 95 से कम प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का। कितना हो सकता है बेटा? या 40 ही हो सकता है, तो 95 से 40। CO2 यहां से यहां जानी चाहिए तो यहां कितनी होनी चाहिए बेटा? CO2 दो ही प्रेशर्स होते हैं, 45 या 40, 45। एंड दैट इज द रीजन जब तुम 45 से 40 में CO2 को डिफ्यूज कर देते हो, अब यहां से जाने वाले ब्लड में 40 से बढ़ जाएगा प्रेशर, और बढ़ना मतलब कितना हो सकता है यार? 45 ही हो सकता है। और 95 से कितना घट सकता है यहाँ बेटा? 40 ही घट सकता है, दैट्स ऑल। मैं तुम्हें बोलूंगी, अगर तुम्हें बेटा मन है ना, मेरे पास तो एनसीईआरटी के अभी वो है नहीं, मेरे पास अभी फोन में खोलने का मतलब भी नहीं है, इट्स द सेम डायग्राम। तुम क्या कर सकते हो बेटा, अब तुम देखो खुद से टेबल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूंगी कि बेटा टेबल मत बना, तुम चाहो तो, लेकिन ये मैं होमवर्क में दूंगी, अभी नहीं करना है। ये जो टेबल एनसीईआरटी में बनाई हुई है ना बेटा कि अलग अलग जगह पे क्या प्रेशर है, जिसने कंसेप्ट समझ लिया है तो अब उसको ये टेबल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहो तो ये टेबल बना सकते हो, सपोलो ये वाला टेबल बना सकते हो कि कहां कहां पे क्या प्रेशर है। मेरा टेबल थोड़ा छोटा बन गया है ना, जैसे कि एटमॉस्फियर, लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। ये घर जाके बनाना, अभी नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये तुम्हारे लंग्स की बात कर लेना, ये तुम्हारे टिश्यू की बात कर लेना, ये तुम्हारे बेटा एटमॉस्फियर में क्या है, ये तुम्हारे लंग्स में क्या है, ये तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ये तुम्हारे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है। यार वैसे देखो मैं ही करा देती हूँ यार, क्या ही है इसमें यार, क्या ही है यार, 2 मिनट लगेगा यार, तुम ही करो ना यार। यार मैं कई बार ना बचपन में मम्मी को ऐसे कहती थी, यार मम्मी यार, ठीक है, जब गुस्से में होती थी ना, यार मम्मी, मम्मी कहती यार क्या होता है, यार हूं मैं तुम्हारी। अब मम्मी एक्चुअल में यार बन गई है, ठीक है अब मम्मी एक्चुअल में यार बन गई है यार। लंग्स, ये क्या, हाँ ये मैंने क्या किया है,
व्हाट हैव आई रिटन? लंग्स और टिश्यू क्या लिखा है मैंने यहाँ? अरे यार, ऑक्सीजन एंड CO2 लिखना था यहाँ। ये तो मैंने अलग ही बेटा कुछ कर लिया है, लंग्स और टिश्यू। एटमॉस्फेयर में 159 से 104, 104 से 40 में जाती है, ठीक है ना? अरे यार, आई एम सो सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखना था, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखना था। मैं थोड़ा इसको चेंज कर रही हूँ ताकि मेरे को डायरेक्शन लगाने में इजी हो। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डायरेक्शन सही हो जाएगी ना। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 104 से 40 में जाती है। दिस इज बेटा 95 और 95 से बेटा 40 में जाती है, सही। CO2 45 से बेटा जाती है 40 के डायरेक्शन में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है CO2 जाती है बेटा 40 के डायरेक्शन में, और 40 से जाती है बेटा वो 0.3 mmHg। बस दैट्स इट बेटा। करो इसे यार, चैट्स वो कर देना तो यार, इमोजी दैट्स इट। मैंने ही करा दिया यार तुम्हें। डन गाइस। Are we good to go? Yes everybody। यार ये बीच बीच में ऑफ क्यों हो जाता है अपने आप? Are we good to go Sapol Army? Yes everybody। And now we are going to talk about one of the again beta the very nice topic। Zoology is a pura nice topic, okay? Nothing is bad topic. All the topic are the best topic। The topic is beta transport of gases। The topic is transport of gases, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगेन बेटा ये भी ऐसा एक टॉपिक है जो जबरदस्ती ना बच्चे अपने आप को ना परेशान करते हैं, तंग करते हैं। इट इज नॉट दैट टफ, ओके? इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड एंड वेरी इजी टॉपिक, ओके गाइज। अच्छा, मैं एक चीज तो तुम्हें बताना भूल गई थी ना, जो मैं बता रही थी, मैं तुम्हें बता रही थी ना, मैं बेटा एक सीरीज में लेके आ रही हूँ OTT में। अगर आपके पास OTT है, जो PW पाई नहीं है, PW पाई OTT, उसमें मैंने एक NCERT डायग्राम सीरीज लेके आ रही हूँ। तो हमारे जितने भी बेटा NCERT में डायग्राम्स है ना, क्लास 11th के, क्लास 12th के, कंप्लीट 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स है, उसके हम, सबसे अच्छी बात है 15 से 20 मिनट्स में एक लेक्चर, उसका 15 से 20 मिनट्स का है, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। सारे डायग्राम्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के डायग्राम बेस्ड, क्योंकि नीट में तुम्हारे डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और सबसे अच्छी बात है कम ड्यूरेशन में कर रहे होंगे। किसी किसी का हो सकता है 15 मिनट से कम भी हो, है ना? तो अगर आपके पास है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मैं कुछ तुम्हारे यूट्यूब के लिए भी प्लान करूंगी, ओके? मैं तुम्हारे लिए कुछ यूट्यूब पे भी लेके आऊंगी, लेकिन अभी टाइम है यूट्यूब के लिए लेके आने के लिए ना बेटा, सीरीज कुछ टाइम है, और अभी तुम्हें यूट्यूब की अभी सीरीज की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम बैच से पढ़ो, कभी मेरे को अभी प्लान होगा तो मैं तुम्हारे लिए ना यूट्यूब पे भी कुछ चीजें लेके आऊंगी, ओके? यू डोंट वरी अबाउट इट। बट ये था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देती हूँ, है ना? अच्छा सुनो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो है, क्योंकि ना जबरदस्ती अभी मैं यूट्यूब में तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, तुम्हें अभी जरूरत भी नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब ऐसा कुछ नीड होगी, मुझे लगेगा तुम्हारे लिए नीड है, तो प्लान करेंगे, वहां पे भी प्लान करेंगे, ओके? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेटा हम ना दो चीजों का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ऑब्वियसली। अब हमने बेटा एक चीज नोट करना तो यार, यहाँ ये सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, इसको बस यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो। exchange of gases between systemic capillary and tissue। ये वाला पॉइंट नोट कर लो, मैंने लिखवाया हुआ है स्टार्टिंग में, फिर भी ये दूसरा एक्सचेंज, अरे लिखा मैंने सेकंड, ये दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, इसे नोट कर लो बस, ठीक है? वेरी गुड यार। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। हमें दो चीजों का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक।
वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक बेटा, बहुत मजेदार टॉपिक है, खास करके इसमें जो अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन करवाएगा, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट, वो सारे टॉपिक्स बहुत मजेदार है। हम सबसे पहले बेटा हम दो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे यहाँ। एक हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और एक हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। दीज आर द टू गैसेस जिसकी हमें ट्रांसपोर्ट की बात करनी है। अब देखो, तुम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर की शुरुआत से शुरू करो। हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े, किसके पास क्या होता है, हमने फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने पूरी बेटा स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन पढ़ा कि रेस्पिरेशन करने के लिए सेल्स तक ऑक्सीजन हमें यूटिलाइज करवाना है अगर, तो सबसे पहले हमें ब्रीदिंग करनी है, वेंटिलेशन करनी है। फिर हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ लिया, हमने अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स से एसोसिएटेड पढ़ लिए। फिर हमने कहा दूसरी चीज होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेटा हमने टिश्यूज और सिस्टमिक कैपिलरी, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ लिया। फिर हमने क्या लिखा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो हमने थर्ड, सेकेंड और फोर्थ स्टेप तो पढ़ लिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम थर्ड स्टेप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि हमने वो टिश्यू तक पहुंचाया कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन को वहां तक कैसे पहुंचाया और CO2 को उल्टी डायरेक्शन में कैसे पहुंचाया वो पढ़ने वाले हैं, है ना। पहुंचेगा तो यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रीमली इजी बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैम ऑब्वियस सी बात है, हमारे में तो ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपने अभी आर्थ्रोपोडा कॉकरोच भी पढ़ा, ब्लड का वहां पे भी ऑक्सीजन बेटा डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन वहां ब्लड का कोई रोल नहीं होता, बिकॉज ब्लड इज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इज कलरलेस। यू डोंट टॉक अबाउट बेटा RBC, यू डोंट टॉक अबाउट बेटा दी हीमोग्लोबिन। बट अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताऊंगी। हमारे पास बेटा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ब्लड इज अ मीडियम। अब बेसिक्स अगेन बेटा, बेसिक्स थोड़े से बता देती हूँ, है ना। आपको नोट करने का मन हो करो, नहीं करने का मन हो तो भी करो यार, ठीक है ना। हाँ, नाटक नहीं, नहीं करने का मन है तो नहीं करेंगे क्या यार मैम। ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं, ये मैं बेसिक्स थोड़ी सा बता रही हूँ। इसमें हमारे पास होता है बेटा द लिक्विड पार्ट, जिसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स पार्ट, जिसे हम कहते हैं द प्लाज्मा। और इसमें हमारे पास होता है मेमोरी, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले पार्ट में हमारे पास होते हैं बेटा जी RBC, हमारे पास होते हैं WBC, हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स गाइस, है ना। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में वैसे तो दो पार्ट्स होते हैं, एक तुम कहते हो ब्लड सेल्स होते हैं और एक पार्ट तुम कहते हो, वैसे मैं ये एनिमल टिश्यू में बता चुकी हूँ ना यार, एक होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, हाँ या ना, हाँ या ना। और ब्लड सेल में सपोलो हमारे पास थे RBC और हमारे पास था WBC। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हें RBC के बारे में बताना है, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया मैंने तुम्हें। मैं ना ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से पहले बेसिक्स ही बता रही हूँ यार, है ना। मैं अगर हमारे बेटा रेड ब्लड सेल की बात करूं, RBC की बात करूं मेमोरी, तो RBC के पास होता है, इट हैज हीमोग्लोबिन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। RBC के पास होता है सपोलो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखा जाता है एज HB। हीमोग्लोबिन के पास होते हैं मेमोरी दो पार्ट, जो इसके नाम से ही मैम समझ में आ रहा है हमें। एक पार्ट होता है इसका जो कहलाता है हीम, और एक पार्ट होता है बेटा जो कहलाता है ग्लोबिन। बोलो हाँ। ग्लोबिन के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। जिसको नहीं मालूम है ना बेटा, खास करके उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में भी काम आएगा, है ना। और जिसको पता भी है ना उसको भी काम आएगा, तो वो भी नोट करेगा। ये प्रोटीन पार्ट होता है, दिस इज बेसिकली द प्रोटीन पार्ट। हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। हीम अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है तो हीम में क्या होता है सपोलो, हीम हैज बेटा आयरन, हैज आयरन इन द +2 स्टेट। अभी मुझे ना एक और चीज बतानी है, लेकिन उसके लिए पहले आप ये नोट करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी ना। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ओके। पहले यहां तक नोट करो एवरीबॉडी। डन, एवरीबॉडी डन। थोड़ा हीमोग्लोबिन का
हमें ना हीमोग्लोबिन का वो वाला डायग्राम नहीं बनाना है बेटा जो एक्चुअल बेटा एकदम तुम पीएचडी कर लो, हमें थोड़े से बेसिक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है सो दैट मैं ये वाला पार्ट तो मैं समझा सकूं। ओके, एवरीबॉडी डन? देखो हीमोग्लोबिन का थोड़ा उसी के नीचे बनाना तुम, ठीक है, उसी के नीचे बनाना बेटा। हीमोग्लोबिन में मैंने क्या बोला, ऐसे चेन्स होती है बेटा, प्रोटीन की चेन, ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2, 2 अल्फा की चेन होती है, 2 बीटा की चेन होती है। ये जो मैं बना रही हूं, अच्छा एक काम करते हैं, नहीं यार वाइट से ही बनाते हैं, वाइट से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना बेटा मैंने प्रोटीन की चेन्स बनाई है कुछ, ठीक है, आपको बनानी है क्या? यस, मान लो ये अल्फा 1 चेन है, ये अल्फा 2 चेन है, ये बीटा 1 चेन है, ये बीटा 2 चेन है। बेटा ये ग्लोबिन पार्ट होता है, ये प्रोटीन की चेन होती है, इसके साथ में होता है बेटा द आयरन पार्ट दैट इज द हीम। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, हर एक ग्लोबिन पार्ट के साथ में एक हीम पार्ट होता है, समझ रहे हो? हर एक ग्लोबिन के साथ में 4 ग्लोबिन पड़ी ना आपने, 4 प्रोटीन की चेन है, तो 4 हीम भी होते हैं, 4 आयरन भी होता है। ये एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं। एक हीमोग्लोबिन में क्योंकि 4 प्रोटीन की चेन है, हर एक प्रोटीन के चेन के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हीम बोलते हैं, और हीम में जो आयरन होता है वो +2 स्टेट में होता है, और ये आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है ना, ब्लड कभी एनीमिया होता है या कुछ गड़बड़ होती है, आयरन हम चेक कराते हैं अपना, कराते हो कि नहीं कराते हो बेटा? आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यस, ये हीम पार्ट है, आयरन इन द, यार एक सेकंड, पिंक रेड के अंदर कौन सा कलर दिख सकता है आपको? और ग्रीन दिखता है क्या रेड के अंदर? एक बार देखती हूँ, है ना? हाँ दिख तो रहा है। और ये रेड वाला बनाया क्या है मैम? दिस द हीम पार्ट। अब यहाँ आपके कंसेप्ट के लिए, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 प्रोटीन की चेन एंड 4 हीम, बस अभी के लिए इतना तुम्हारे लिए फिलहाल काफी है। अब मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे आती हूँ, क्योंकि तुम्हें ब्लड का थोड़ा कंपोनेंट समझ में आ गया, हीम समझ में आ गया, ग्लोबिन पार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना? डन कर लो। ला 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 ला। देखो इधर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अब कैसे होता है। हमारे पास एक लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, हमारे पास है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी। देखो दो चीजों से तुम्हारे इसका ट्रांसपोर्ट होता है। यार फिर मैं इसमें कैसे लिखूंगी यार? मैंने तो यहां बना दिया, मैं यहां करती हूँ, एक काम करती हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को यहां से समझाती हूँ। कोई नहीं, हेडिंग डालते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वापस से, वो तो बेसिक्स कराए मैंने। मैं कह रही हूँ बेटा इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है 2 तरीके से होता है ना? मेनली इन 2 फॉर्म्स। मेनली इन 2 फॉर्म्स, इस साइड में लिखते हैं और इस साइड में लिखते हैं। नंबर 1, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, dissolved in plasma. Number 2, bound state with hemoglobin. Bound state with hemoglobin. ओके, हंस क्या रहे हो तुम लोग? ये जो होता है बेटा dissolved in plasma, that is only 3%. एंड बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन, आप समझ पा रहे हो हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस?
आप समझ पा रहे हो हमारा ऑक्सीजन कितना ज्यादा डिपेंडेंट है हीमोग्लोबिन पे? सोचो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है हमारा। 97% बेटा, जितने तुम्हारे जिंदगी में बेटा मार्क्स नहीं आए होंगे, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। सिर्फ 3% होता है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। समझ में आ रही है बात? अब हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ये रिवर्सिबल टाइप की बाइंडिंग होती है। और वैसे भी अभी तुम देखोगे बेटा हीमोग्लोबिन किसी का सगा नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं, कभी हैं कभी वहां, सगा नहीं है किसी का। इसका प्यार कभी बेटा ऑक्सीजन बन जाता है, इसका प्यार कभी CO2 बन जाता है। और वो पता है मौके का फायदा उठाता है, वो देखता है कि कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग या तो वो ऑक्सीजन से प्रेम करेगा या तो ब्रेकअप कर लेगा, CO2 से प्रेम करेगा या तो ब्रेकअप करेगा। अभी मैं बताऊंगी बेटा, वो देखता है, पूरा नाप तोलता है माहौल, और उसके अकॉर्डिंग बेटा हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन से या तो बाउंड रहता है या तो नहीं रहता है। वो कंडीशंस की मैं बात करूंगी, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है ना। When the oxygen beta binds to the hemoglobin, it is a reversible type of reaction. हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बाइंड करता है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में तो बेटा हीम पार्ट भी है, हीमोग्लोबिन में तो ग्लोबिन पार्ट भी है। ये एग्जैक्टली किससे बाइंड करता है? ये ग्लोबिन से बाइंड नहीं करता, ये हीम पार्ट से बाइंड करता है, आयरन पार्ट से बाइंड करता है। द CO2 बेटा, जो हम CO2 की बात करते हैं, CO2 जो होता है वो ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट से, आयरन पार्ट से बाइंड करता है आपका ऑक्सीजन। पहले तो ये लिखते हैं बेटा, है ना। और ऑक्सीजन अभी थोड़ी देर में पता है क्या गाना गाएगा? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन गाइस, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, HbO2 बनता है गाइस। इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहली बात तो इसे बोलते हैं गाइस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है? ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। पहली बात तो रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि टूट भी सकता है, बन भी सकता है। ऑक्सीजन बाइंड्स टू आयरन, या फिर ऐसे कह लो हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके ब्रदर, नाउ सी ब्रो, ये मैं बना के दिखा रही हूं, मान लो। अच्छा एक सेकेंड। तो यानी कि मैम एक हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ या ना? क्या इसको बेटा बताना पड़ेगा? क्या बेसिक्स में पीछे बता चुकी हूं तुम्हें ऑलरेडी? ऐसे बना लो, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम पार्ट था। एक हीमोग्लोबिन के पास बेटा कितने हीम थे? 4 ही तो हीम थे। एक हीम से एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है गाइस, एक हीम से एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। यानी कि मैमड़ी एक हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बताओ हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है बेटा? इसमें कोई परेशानी? इजी है। ये बाइंडिंग होती कहाँ है बेटा? एट लंग सरफेस। ये बाइंडिंग होती कहाँ है बेटा? तुम्हारे लंग्स में तो बाइंडिंग हो रही होगी, पर ऐसा लंग्स में बेटा कंडीशन क्या होती है, एल्वियोलाई में ऐसी कंडीशंस क्या होती है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में मोहब्बत हो रही है। क्योंकि तुम देखोगे टिश्यू में बेटा कुछ तो ऐसा हो रहा है कि इनका ब्रेकअप होता है, टिश्यूज में ये आपस में अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, बट लंग्स में बेटा ये बाइंड करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो इनके बाइंडिंग को फेवर करती है? मैं आज आपको ना बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अभी स्टार्ट करूंगी, बिकॉज वी हैव गुड टाइम, और मैं कोशिश करूंगी सिर्फ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ही आज आपको बेटा मैक्स टू मैक्स समझाऊं, उससे ज्यादा नहीं। बट मुझे लास्ट के कुछ जो टाइम चाहिए, मैं आज आपको होमवर्क कुछ क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है ना, बाद में वो आप सॉल्व करना। बट फिलहाल मैं आपको आज केवल आज का जो टारगेट है, बिकॉज इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो, जो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। CO2 का ट्रांसपोर्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमम ऑक्सीजन बेटा बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, 3% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रैवल करता है,
हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है उस कंपोनेंट को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बाइंडिंग हमेशा लंग सरफेस पर होती है। एक ऑक्सीजन के पास, एक हीमोग्लोबिन के पास बेटा 4 हीम पार्ट होते हैं, यानी 4 आयरन होते हैं, यानी वो मैक्सिमम मैम 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। थोड़ा और डेटाबेस चीजें बताऊंगी, फिर हम बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जाएंगे। कुछ डेटाबेस चीजें बताऊंगी कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड हैज दिस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना? यस, पहले यहां तक नोट कर लो, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। यस, हो गया है तो बेटा गिव मी अ थम्स अप ना, हो गया है तो गिव मी अ थम्स अप। डन, एवरीबडी डन? चलो अब बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे करके लिखना है ये वाला पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। विच पॉइंट्स टू रिमेंबर मैमरी? देखो नंबर वन क्या लिखना था? एवरी 100 ml ऑफ, हर 100 ml ब्लड के पास हैज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। वैसे अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में 12 से 16 ग्राम दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हमें जब कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम 12 से 16 तो नहीं मान सकते, तो एक रफ बेटा एक स्टैंडर्ड डेटा के लिए हम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या दिया? 12 से 16 ग्राम होता है ऑन एन एवरेज बेटा हमारे 100 ml ब्लड के पास 12 से 16, हम कैलकुलेशंस के लिए 15 ग्राम मान के चल रहे हैं। मैम 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्स 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ml वाइज मैं बता रही हूं, वैसे तो हम क्या कहते हैं, हमारा एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम पार्ट होते हैं, 4 आयरन होता है, तो वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 से बाइंड कर सकती है, राइट? ऐसा ही कहते हैं। मैं ग्राम के हिसाब से कहूं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा मैक्स टू मैक्स 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अगर 1 ग्राम बेटा 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, एक कहानी मेरे को बताओ फिर, ये लाइन सुनना, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन। अब ये डेटा कहां से निकला? हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन होता है। आप बोलोगे अचानक से ये डेटा कहां से आ गया? इस डेटा की कैलकुलेशन ये रही बेटा, इधर देखो, 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था कि नहीं? 100 ml ब्लड के पास, अरे भाइयों और बहनों अब तुम्हारी मैथमेटिक्स में तुम्हें मौत आएगी अभी, यहाँ देखो, अरे यार 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था या नहीं था यार, बताओ ना यार, था या नहीं था? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। अगर 1 ग्राम इतना कैरी करती है तो 15 ग्राम कितना कैरी करेगी? नर्सरी के बच्चे, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा कितना कैरी करेगी? 15 इंटू 1.34 ml ऑक्सीजन। अगर 15 ग्राम इतना ऑक्सीजन कैरी कर रही है विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन, तो क्या ये 100 ml ब्लड की कैलकुलेशन है कि नहीं? क्योंकि इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन तो 100 ml ब्लड के पास ही था ना, बताओ हाँ या ना, बताओ ना गाइस। ये तुम्हें छोटे बच्चों को जैसे नहीं हाथ पकड़ के ऐसे बच्चों को कैसे सिखाते थे छोटे में, बेटा ए बनाना, बेटा बी बनाना है, इसके ऊपर बनाया तुमने ऐसे? मेरी दीदी के बच्चे है ना जो छोटे थे तो ऐसे डॉटेड डॉटेड होता था, तो उसके ऊपर उनको बनवाते थे कि उसके ऊपर ऊपर ट्रैक करें, फिर कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, कितनी राइटिंगें सिखा दी यार। एक बात बताना यार, स्कूल में हॉलीडे होमवर्क में इतना लिखने के लिए क्यों देते थे यार? मतलब केवी में तो बहुत ज्यादा लिखने के लिए देते थे यार। यहां तक डन हो गया तुम्हारा?
ये बताना। स्कूल में मुझे हॉलीडे होमवर्क में ये नहीं समझ आया 50 पेज का राइटिंग क्या होती थी। 50 पेज हैंड राइटिंग, व्हाट इज दिस यार? ये कौन होमवर्क में देता है? इंग्लिश में 50 पन्ने लिख रहे हैं, हिंदी में 50 पन्ने लिख रहे हैं, क्या बकवास है? ये कौन सा होमवर्क है यार? हाँ यार, अच्छा होमवर्क दो यार, कुछ अच्छा होमवर्क दो। ये कौन सी होमवर्क थी यार? है ना, तुमने भी किया ना यार? बताओ। और पता है क्या, एक बात बताऊं, रुको अपने पहले ना बेटा। हाँ ये, हाँ तभी तो राइटिंग आज सुंदर, अच्छा बढ़िया है, उससे राइटिंग सुंदर हो गई है तुम्हारी। और पता है हम हॉलीडे होमवर्क पॉज दिन ही कर लेते थे, मजदूरी कराते थे बस। आज तुम्हारे बहुत सारे केवी के बच्चे होंगे यहाँ पे, और केवी नॉन केवी हर जगह पे यही होता है। और मैं फर्स्ट डे ही मेरे को ऐसा होता था कि मैं जल्दी जल्दी होमवर्क निपटा दूं। 50 दिन में से मैक्सिमम दिन ना फ्री रखना है मेरे को। जैसे तो मैं ही बेटा अगली पीएम बनने वाली हूँ, मेरे पास सारे काम आ जाएंगे, तो पहले ही दिन सारी चीजें करूंगी मैं, है ना। अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है यार। एनीवे, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी? हर 100 ml ब्लड के पास बेटा अराउंड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मैक्सिमम बेटा 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कितना ऑक्सीजन कैरी करती होगी बेटा, या होगा उसके पास? 20 ml ऑक्सीजन होगा, क्योंकि 100 ml ब्लड के पास बेटा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन। तो मैम उसके अकॉर्डिंग हमारे हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ना मैक्सिमम 20 ml ऑक्सीजन भरा हुआ होगा। यहां तक किसी को परेशानी? कोई मुझे ये बताएगा बेटा, बस एक चीज मुझे बताना, ये मैंने बेसिक कैलकुलेशन बताया। अभी प्लीज एनसीईआरटी, मैंने तुम्हें अभी जो चीजें नहीं बताई है ना, प्लीज वो वाली चीजें कमेंट्स में मत लिखो। अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी ना। मुझे एक चीज बेटा बताओ, तुम लास्ट डे करते थे? तुम यार नालायक हो यार, देखना मैं अपना काम सबसे पहले करती थी यार। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये जो 100 ml ब्लड के पास 20 ml ये जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन आ चुका है, ये कहां आया होगा? ये ऑक्सीजन बेटा बाइंडिंग कहां हुई होगी? क्या ये टिश्यू में हुआ होगा? क्या ये लंग्स वाले साइड पे हुआ होगा? एग्जैक्टली ये कहां हुआ होगा, मुझे थोड़ा ये बताओ। बताओ, ये 20 ml ऑक्सीजन जो तुम्हारे ब्लड में आ चुका है, ये एग्जैक्टली कौन सी साइड पे होगा? लंग्स वाली साइड पे या तुम्हारे बेटा टिश्यू वाली साइड पे? बताओ, लंग्स वाले साइड पर या टिश्यू वाले साइड पर? साइट बताओ। है तो ब्लड में ही, लेकिन कहां? एट लंग सरफेस। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो बेटा तुम ऑक्सीजन डिफ्यूज कराते हो ना, वहीं पे तो तुम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरते हो। यार ऐसे इमेजिन करो ना, इस कमरे को तुम इमेजिन करो एज एल्वियोलाई। इस कमरे को तुम इमेजिन करो बेटा एज एल्वियोलाई, और इस कमरे से मैं ऑक्सीजन को भेज रही हूँ ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर 104 से 40, 104 से 40, 104 से 40 ब्लड में ऑक्सीजन मैं सैचुरेट करती जा रही हूँ, हीमोग्लोबिन से बाइंड कराती जा रही हूँ। ये सैचुरेशन कहां हो रही होगी बेटा? ये सैचुरेशन हो रही होगी तुम्हारे ब्लड में, जो तुम्हारे लंग्स के वहां पे जो तुम ऑक्सीजन भर रहे होते हो। ये किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? एट द लेवल ऑफ योर लंग्स बेटा, जहां तुम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कराते हो, जहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उस पर्टिकुलर साइट पे ही तो बेटा जब तुम ऑक्सीजन को बाइंड कराओगे तो वहां बेटा तुम्हारा ब्लड सैचुरेट होगा। एट द लेवल ऑफ योर लंग्स बेटा हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास बेटा 20 ml ऑक्सीजन आ चुका है। बोलो हाँ या ना? एट द लेवल ऑफ लंग्स। सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है ना? आ गई है, वैसे तो कोई ऐसा कह नहीं रहा है कि हमें समझ नहीं आया। तो दिस इज बेटा एट लंग सरफेस, एट दी लंग सरफेस, मतलब उस पर्टिकुलर साइट पर। अब सपोलो प्लीज लेट अस मेक दैट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैं थोड़ा सा वो तुम्हें आज बनवा देती हूँ, ये थोड़ा सा डेटा है, ये डेटा तुम्हारे काम आएगा अभी उस टॉपिक को समझने के लिए। आगे बढ़े? यस बढ़े फिर आगे। बहुत शानदार यार। लेट अस बेटा नाउ मेक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा थोड़ा सा पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग यहां तक की कराती हूँ। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड एक मीडियम की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood.
आरबीसी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, कि 97% जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी यानी कि बाय हीमोग्लोबिन। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन बेटा इट इज कैरीड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, यानी रेस्ट 3% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CO2 का मैंने अभी बताया नहीं है, तो CO2 का भी यहाँ पे छोड़ दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में क्या कहा हुआ है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। यहां आपका जिम्मेदारी है खुद से लिखो कि मैम ने आयरन को +2 स्टेट में बताया है, तो मैं नोट्स में ऐड कर लेता हूं, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर तो है ही, क्योंकि हमेशा उसके साथ जिंदगी भर मोहब्बत नहीं करनी है उसको। ऑक्सीजन बाइंड भी होती है, ऑक्सीजन टूटती भी है, ऑक्सीजन बाइंड भी करती है, ऑक्सीजन टूटती भी है। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of बेटा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये मैं बता चुकी हूँ, 4 हीम होते हैं तो 4 ही ऑक्सीजन मैक्सिमम उससे बाइंड कर सकती है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली, ये अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं बताती हूँ। अब हम ग्राफ बनाते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन। नीट में आया हुआ सवाल था जो अभी लिखा हुआ था ना, हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, इसमें ना बेटा जरूरी होगा, एक साइड में मैं ग्राफ बनाऊंगी, एक साइड में मेरे को कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं। तो आप ना बेटा, अगर थोड़ी सी चौड़ी नोटबुक है फिर तो काम चल जाएगा। ग्राफ में तो ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे एनसीईआरटी में बनाया हुआ है ऑलमोस्ट वैसा सब बनाएंगे, थोड़ा बहुत बस हम चेंज करेंगे, बाकी एनसीईआरटी वाला ही बनाएंगे। तो एक साइड में हमें थोड़े से थ्योरी के पॉइंट्स लिखने हैं, एक साइड में थोड़ा ग्राफ बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, या तो बेटा ग्राफ के लिए ना ऐसा ग्राफ इतना ही स्पेस चाहिए यार, और जो मैं राइटिंग वाला पार्ट बताऊंगी ग्राफ ऐसा सा बनेगा। जो राइटिंग वाला पार्ट है ना, तुम ग्राफ का इतना स्पेस रख के नीचे से लिखना स्टार्ट करना, तुम साइड में मत करो। तो ग्राफ के लिए इतना स्पेस रख दो, जो भी लिखना होगा ग्राफ में हम इधर उधर ही लिखेंगे, उसके नीचे से तुम बेटा थ्योरी वाले पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। तुम लेफ्ट राइट मत करो मेरे जैसे, तुम लेफ्ट राइट मत करो, ओके। चलो पहले तो कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन percentage saturation of hemoglobin with oxygen versus partial pressure of oxygen। सबसे पहली बात एस शेप और सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। दूसरी बात, जो पॉइंटर्स है पहले ऑब्टेन्ड। तीसरी बात, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन with हीमोग्लोबिन इज प्राइम। ये नीट में आया हुआ सवाल है बाय द वे, नीट 2023 में आया था शायद, या 2022 में आया था। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, प्राइमरीली रिलेटेड टू partial pressure of oxygen, but other factors like partial pressure of CO2, temperature, pH, hydrogen ion concentration can interfere this binding, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, बहुत आसान। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ग्राफ बनाती हूँ। थोड़ा क्यों बनाऊंगी बेटा, पूरा ग्राफ बनाऊंगी। क्या है यार, एक अधूरी सी
इधर लिखेंगे बेटा, बेटा पूछते हैं एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है। एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है इन mmHg, वाई एक्सिस पर हमने लिया है बेटा, टेढ़ा ना मेरे से लिखा नहीं जाता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये हमने बेटा वाई एक्सिस पर लिया है। सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कौन से एक्सिस पर हमने क्या लिया है गाइस। यस, अब देखो यहां बेटा ऐसे डेटा दिया होगा ना, 0, 20, 40, 60, 80, 100, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया होगा। हम कहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है और हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास मैक्सिमम बेटा 20 ml, जब मैं 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूं तो 20 ml ऑक्सीजन, जैसे जैसे ब्लड का वो चेंज करूंगी वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी बेटा चेंज होगा। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास मैं कहती हूं बेटा इट कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ बेटा 20 ml ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन जो हीमोग्लोबिन था हमारे पास, राइट। अब हम कहते हैं बेटा जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कराते हो, सिग्मॉइड कर्व मिलता है तुम्हें, एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, एस शेप कर्व मिलता है। थोड़ा मैंने, ठीक है, कोशिश की है मैंने थोड़ा सिग्मॉइड कर्व बनाने की। तुम्हें बेटा कैसा कर्व मिलता है, इसको ना थोड़ा डेटा को चेंज करते हैं बेटा, वेट, अरे यार काम चला लेना मेरे सिग्मॉइड से, ओके। अच्छा, सिग्मॉइड ही कर्व क्यों मिलता है, एस शेप कर्व क्यों मिलता है, इनिशियली बेटा तुम्हें थोड़ा सा ऐसे डिप टाइप से उठता हुआ क्यों दिखता है, और एक टाइम पे आके बेटा तुम्हें मैक्सिमम सैचुरेशन क्यों दिखती है। द रीजन इज बेटा, इनिशियल जब तुम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड कराते हो, हीमोग्लोबिन के 4 हाथ हैं, 4 हाथ का मतलब होता है 4 हीम पार्ट है उसके पास। इनिशियल जो बेटा ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है वो थोड़ी सी स्लो बाइंडिंग होती है, पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा उसमें टाइम लगेगा, फिर दूसरा ऑक्सीजन बाइंड करेगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही बेटा थोड़े से ऑक्सीजन उससे बाइंड हो जाते हैं, अगली जो बाइंडिंग होती है वो थोड़ी फास्ट बाइंडिंग होती है, इसीलिए हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ऐसा नहीं होता कि बेटा हमें ग्राफ बढ़ते हुए डायरेक्टली बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नहीं, इनिशियल बाइंडिंग थोड़ी सी स्लो होती है, और जैसे ही बेटा 1-2 ऑक्सीजन बाइंड कर जाते हैं हीमोग्लोबिन से, धीरे धीरे अब अगले ऑक्सीजन के लिए बेटा जगह बन जाती है, इजी हो जाती है वो बाइंडिंग। दैट्स व्हाई द रीजन इज व्हाई यू सी बेटा एस शेप कर्व या सिग्मॉइड कर्व। समझ में आ गई बात बेटा। एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर बेटा द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। जैसे कि अगर आप देखोगे बेटा, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि तुम हीमोग्लोबिन से बाइंड कराते जाओ, ऑक्सीजन देते जाओ, ऑक्सीजन बाइंड करता जाएगा, जितना मर्जी ऑक्सीजन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी हमने डेटा भी पढ़ा कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन से ही बाइंड कर सकता है यार, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन से ही बाइंड कर सकता है, और वॉल्यूम वाइज अगर तुम देखो, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ही ऑक्सीजन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन देते जाओगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ती जाएगी, एक टाइम के बाद आके तुम्हें मैक्सिमम सैचुरेशन मिल जाएगी। 100% नहीं बोलना चाहिए, बट 100% दिया होता है तो मैं 100% के हिसाब से बताऊंगी भाई। इसके बियॉन्ड तो सैचुरेशन नहीं आ सकती ना, एक टाइम पे मैक्सिमम सैचुरेशन मिल गई तुम्हें, इसके बियॉन्ड और सैचुरेशन नहीं मिलेगी, चाहे जितना मर्जी बेटा तुम अपना ये बढ़ा लो। तो एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर, वैसे तो एनसीईआरटी देखोगे तो 100 पे दिखाया हुआ है, मैक्सिमम सैचुरेशन 100 पे दिखाई हुई है, बट अराउंड 104 हम बोलते हैं जो लंग्स में प्रेशर होता है ना, है ना, एट बेटा अप्रोक्सीमेटली लंग सरफेस पर जहां तुम्हारा पार्शियल प्रेशर होता है 104, क्योंकि वहीं पे तुम्हारी मैक्सिमम बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। तो तुम कहते हो अराउंड 104 या फिर 100 भी कह सकते हो, लंग सरफेस पर तुम्हें 100% सैचुरेशन मिली। 100% सैचुरेशन बोलना वैसे गलत है, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए, ओके, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम सैचुरेशन, उसके बियॉन्ड और तुम्हें सैचुरेशन नहीं दिखेगी। और मैक्सिमम सैचुरेशन का मतलब क्या होता है मैमडी, अभी आपने बताया मैक्सिमम सैचुरेशन का मतलब है यार 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास
20 ml ऑक्सीजन होना, दैट इज द मैक्सिमम सैचुरेशन। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में मुझे लिखना है, मैं कह रही हूं यार मुझे अप्रोक्सीमेटली 100% सैचुरेटेड, बेटा 97-98 ही होती है, बट ठीक है ना, इट इज एक्चुअली 97 to 98%, है ना। बट मान लो कि मैं कह रही हूँ 100% सैचुरेशन मिली, और ये प्रेशर भी एक्चुअली होता है 104 जो तुम्हारे लंग्स पे होता है। तुम्हें 100% सैचुरेशन मिली एट लंग सरफेस, और मैक्सिमम सैचुरेशन का मतलब मैम आपने बताया हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास मैम 20 ml ऑक्सीजन आ चुका है। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml आ चुका है हमारी लंग वाली साइट पर। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? एट अप्रोक्सीमेटली बेटा 104 पार्शियल प्रेशर, जो अप्रोक्सीमेटली तुम अपने लंग्स वाली साइड पे देखते हो, मैक्सिमम सैचुरेशन, इसके बियॉन्ड और सैचुरेशन नहीं हो सकती। अच्छा, एक पॉइंट मैंने यहां लिख रखा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट अदर फैक्टर्स लाइक CO2, टेम्परेचर, pH कैन इंटरफेयर दिस बाइंडिंग। अच्छा, लंग्स पे ऑक्सीजन क्यों बाइंड करती है भाई? ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है मेनली ऑक्सीजन का उस पर्टिकुलर साइट पर प्रेशर क्या है, वो खुद के प्रेशर पर डिपेंडेंट है। तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो प्राइमरीली रिलेटेड है तुम्हारी खुद की पढ़ाई से। अदर फैक्टर्स कैन इंटरफेयर योर सिलेक्शन, अदर फैक्टर्स कैन इंटरफेयर योर सिलेक्शन। स्क्रीन टाइम तुम्हारा बेटा कितना है, सोशल मीडिया कितना करते हो, डिस्ट्रैक्शन कितनी है, टाइम पास कितना करते हो, टीचर से तुम कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब मिसलेनियस चीजें, पर तुम कितना पढ़ रहे हो वो प्राइमरीली तुम्हारी मेहनत इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हमें क्यों लपेटे में लेते हो? क्योंकि बेटा और किसको लूं? तो तुम्हारा सिलेक्शन इज प्राइमरीली डिसाइडेड बाय योर हार्डवर्क। योर टीचर कैन बेटा क्रिएट एन इम्पैक्ट, योर बेटा बुक्स कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, योर बेटा अदर स्टफ कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ऐसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बेटा बाइंड करेगा या नहीं करेगा वो प्राइमरीली डिपेंडेंट होता है उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है। जैसे लंग्स पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन बेटा बाइंड करती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है। अदर फैक्टर्स इंटरफेयर द बाइंडिंग। हाँ, वहां CO2 क्या है, वहां हाइड्रोजन आयंस कैसे हैं, वहां टेम्परेचर कैसा है, वो उसकी बाइंडिंग को इंटरफेयर कर सकते हैं पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में। यू गेट माई पॉइंट? एंड दिस वाज नीट का सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। गॉट इट? अब बेटा एक बात बताओ मुझे, तुमने तुम्हारे लंग्स वाली साइड पे 20 ml ऑक्सीजन तो भर लिया हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। अब बच्चे ने एक लाइन लेके आते हैं जिस लाइन के लेके बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये इतना इजी है यार। वो लाइन लेके आते हैं, मैम एनसीईआरटी तो कहती है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स या फिर डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मैम आप तो कह रहे हो यार 20 ml ऑक्सीजन, अपर एनसीईआरटी तो कहती है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स। वो ये मतलब नहीं है भाई, ये है कि मेरे लंग्स में जब मैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग कराती हूं हीमोग्लोबिन से तो मेरे मैक्सिमम बेटा 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड के लिए दिखता है। दैट इज माई कंप्लीट पॉकेट मनी जो मुझे महीने में खर्च करने के लिए मिल गई है, मान ले। अब मैं इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल रही हूं, डिसोसिएशन कर्व, इससे मुझे डिसोसिएशन समझ में आएगा। जैसे कि एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर, मान लो बेटा एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 mmHg। मुझे ग्राफ को थोड़ा सा ना बेटर सिग्मॉइड बनाना पड़ेगा, हाँ बहुत ज्यादा डिप बना दिया था मैंने। ग्राफ की सुंदरता पे मत जाना, ओके। चलो, एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर मैं कह रही हूं बेटा मुझे कितनी सैचुरेशन दिख रही है मैम? मुझे सैचुरेशन दिख रही है 75%, बहुत नीचे बन गया है बट कोई बात नहीं। मुझे 75% सैचुरेशन दिख रही है एट सर्टेन पार्शियल प्रेशर। ये देखो 40 एट 40 पार्शियल प्रेशर विच इज बेटा एट द टिश्यू, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज वाली साइड पे कितना होता है 40। मुझे वहां पे किसका सैचुरेशन, हमारे ब्लड का सैचुरेशन मुझे 75% दिख रहा है। हमारा जो ब्लड है, हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 75% सैचुरेटेड दिख रही है। बताओ क्यों? अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
ये जो 100% से लेके 75% तक का डिफरेंस है, डिसोसिएशन है, कितने परसेंट डिसोसिएशन है, कितने परसेंट डिसोसिएशन है, 25%। इसे इसलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। मेरे पास 100% सैचुरेशन थी लंग्स वाली साइट पे, जहां मुझे मैक्सिमम पॉकेट मनी मिल गई थी, और फिर बॉडी ने कहा था तू अपने हिसाब से खर्च कर ले यार, तू अपने हिसाब से खर्च कर ले, मैंने तेरे को 20 ml ऑक्सीजन पकड़ा दिया है, तेरे 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन मैंने दे दिया है, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे पॉकेट मनी में से कितने खर्च करने हैं। एनसीईआरटी कहती है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, सारी कंडीशंस नॉर्मल है, जब तुम ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बेटा, नॉर्मल कंडीशन जो तुम्हारी मेरी अभी है, एट दैट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एनसीईआरटी कहती है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, अभी मैं बता रही हूं तुम्हें, सुनो पहले ये लिखती हूं, बहुत बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टार मार्क करना इसको, इसको स्टार मार्क करना। एनसीईआरटी कहती है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन every 100 ml of oxygenated blood delivers या ट्रांसपोर्ट जो भी है 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अब बच्चे सोचते हैं मैम आपने 20, यार वो 20 अलग है, वो लंग्स में तुम्हारे पास 20 ml ऑक्सीजन है, इसको समझना, इसको समझना। मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें दिखा रही हूं, और फिर मैं इस ग्राफ पे वापस आऊंगी, फिर मैं इस ग्राफ पे वापस आऊंगी, पहले से नोट करो, इस ग्राफ पे मैं वापस आऊंगी। मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझ के, पहले ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें ये डिसोसिएशन कर्व दिखाया यार, इससे तुम डिसोसिएशन समझते हो। एट टिश्यू एट लंग। ओके नेक्स्ट पेज पे जाऊं, एक डायग्राम की मदद से तुम्हें समझाती हूं, एक डायग्राम की मदद से तुम्हें, डायग्राम नहीं, ऐसे लिखना बेटा, उसकी एक्सप्लेनेशन देखो। एट लंग सरफेस, यहां लिखना बेटा, एट लंग सरफेस तुमने कहा कि तुम्हारे लंग सरफेस पर जो ब्लड है उसमें तुम्हारे पास 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन आ चुका था, 20 ml ऑक्सीजन आ चुका था, जहां तुम मैक्सिमम सैचुरेशन बोल रहे थे, बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम सैचुरेशन का मतलब था मैम 100% मान लो, वैसे 97 98 होता है, हाँ या ना। क्या ये मैंने कोई नई बात बताई? इतना तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ चुका था, लेकिन यही ब्लड जब तुम्हारे टिश्यूज के पास गया तो एट टिश्यू सरफेस सपोलो, समझना, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, अब यहां पे क्या हो रहा है सपोलो, मैं अब बना के बताती हूँ एक डायग्राम। ये टिश्यूज है तुम्हारी बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, बस आज यही पढ़ा के जाऊंगी, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ये तुम्हारे टिश्यूज हैं, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था ना, मैं वो नहीं बना रही हूँ, प्रेशर नहीं बना रही हूँ, अब यहां मैं वो कैपिलरी बना रही हूं, देखो यहां वो कैपिलरी है, अब यहां से ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होना है ना, दिस इज द सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी किसके ब्रांचिंग से बनती है? सिस्टमिक आर्टरी के ब्रांचिंग से बनती है। सिस्टमिक आर्टरी यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी, यही वाला ब्लड लेके आई थी जिसमें 20 ml ऑक्सीजन था। अब सपोलो सुनना मेरी बात, तुम्हारे 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन था, तुम सारा खर्च करोगे क्या? सारा खर्च नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम सारा खर्च नहीं करोगे। तुम 20 ml ऑक्सीजन पॉकेट मनी तुम्हें मिली थी, तुम्हें हर महीने क्या सेम खर्चा है क्या? नहीं ना। किसी दिन हो सकता है बेटा तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो गई हो तो तुमने खर्च कर दिया हो, किसी दिन तुम्हारी बेटा दोस्त की पार्टी हो गई हो तो तुमने तो 1 रुपए भी खर्च नहीं किए होंगे, किसी दिन बेटा तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पार्टी हो गई हो, है ना, तो तुमने 5 महीने के पैसे एक साथ खर्च कर दिए होंगे, वो अलग बात है। तो अलग अलग सिचुएशन में बेटा मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है खर्च करने की वो अलग अलग है। मेरे पास 20 ml ऑक्सीजन आ चुका है, बट 20 ml में से मैंने खर्च नहीं किया। हमने वही पढ़ा बेटा, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जहां मैं 75% सैचुरेशन दिखा रही हूं कि ब्लड अभी भी 75, बेटा सैचुरेशन ब्लड की ही होती है, टिश्यू या एल्विलाई की सैचुरेशन नहीं है, ब्लड की सैचुरेशन है। ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है। तो मैं कह रही हूं तुम्हारे बेटा टिश्यू वाली साइड पे जब तुम जाते हो
तुम 20 ml ऑक्सीजन लंग से भर के लेके गए, बट पूरा 20 में से 20 खर्च नहीं किया। तुमने उसमें से खर्च पता है कितना किया? डिफरेंस 100% और अब टिश्यू में तुम्हें 75% दिख रहा है, तुमने वो 25% खर्च किए हैं। इस 20 ml का केवल 25% खर्च किया है। देख रहे हो कितना डिसोसिएट किया है सपोलो। अब तुम्हें टिश्यू वाली साइट पे 40 पार्शियल प्रेशर पे केवल 75% सैचुरेशन दिख रहा है। ये डिफरेंस कहां है? ये डिफरेंस क्या है बेटा? ये डिफरेंस दिखाता है कि तुमने इतना डिसोसिएट कर दिया है सपोलो। दिस इज 25% ऑफ डिफरेंस, तभी तो डिसोसिएशन कर्व है ना। ये 25% तुमने डिसोसिएट कर दिया गाइज। अब देखो यहां, इस 20 में से 25% निकालो, कितना होता है? 25/100 इंटू 20। क्या ये 5 ml आता है? क्या ये 5 ml आता है? क्या यही हमने अभी बोला? हर 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन तो था, लेकिन टिश्यूज के पास जब तुम गए तो टिश्यूज में तुमने वो लाइन लिखी है, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हेन देयर इज नो बेटा स्ट्रेनस एक्टिविटी, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमेशा आप कहते हो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। आप 5 ml बेटा डिलीवर कर देते हो। वो 25% का गैप दिखाना, लंग्स पे 100 था, टिश्यूज में अब 75% ही दिख रहा है, तो 25 कहां गया? 25 डिसोसिएट कर दिया यार, 25 तुमने डिसोसिएट कर दिया। यही बेटा तुम्हारा डिलीवर होता है जो तुम कहते हो तुम्हारे टिश्यूज को एट दी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बेटा बिना डायग्राम के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। और ब्लड में कितना रह गया? 75%। 15 ml अभी भी ब्लड के पास है, 15 ml अभी भी ब्लड के पास है। 20 में से 5 रुपए खर्च कर दिए, 15 रुपए तो अभी भी ब्लड के पास है ना। और 15 रुपए का क्या मतलब होता है? 75%। 15 ml का क्या मतलब होता है? 75%। ब्लड अभी भी 75% सैचुरेटेड है। 15 ml कब यूज करोगे? जब जरूरत होगी। अभी सेव करके रख रहे हो, जब जरूरत होगी तो खर्च करोगे यार। 5 ml तुमने एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बेटा खर्च कर दिए। ये है उस लाइन का मतलब कि 5 ml स्पेंट बट 15 ml इज स्टिल प्रेजेंट इन योर ब्लड। यू गेट माई पॉइंट? यू गेट माई पॉइंट? यस एवरीबॉडी? एंड दिस इज एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। वो 25% का डिफरेंस जो आया, वो डिफरेंस तुमने डिसोसिएट किया, वो डिसोसिएट किया सपोलो। ज्यादा एक्टिविटी करोगे और ज्यादा मेहनत करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड में और कम ऑक्सीजन दिखेगा, 25% ब्लड की सैचुरेशन दिखेगी, 75% डिसोसिएट कर दोगे। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन बेटा पॉकेट मनी उस हिसाब से खर्च करोगे। एंड ऑल दीज कैलकुलेशंस आर फॉर बेटा 100 ml ऑफ योर ब्लड। 100 ml ब्लड के लिए कैलकुलेशन है, क्योंकि 100 ml ब्लड के हिसाब से हमने बोला कि 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन होता है। इसको पूरा एक और बार कंक्लूड करूंगी, और कंक्लूजन आज बस इतना ही। इसके बाद ये बेटा ये जो फैक्टर्स मैंने पढ़ाए, वो फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं वो कल की क्लास में बताऊंगी। आज मैं इसी को पूरा रिकॉल कराऊंगी, इसी को एक और बार रिकॉल कराऊंगी। पहले यहां तक कर लो और कुछ होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊंगी जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है? मैंने प्रॉमिस किया था इतना ही पढ़ाऊंगी, इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि ना अच्छी बात है, आज जितना हमने पढ़ा है ना वो हमारे कल के लिए बेस की तरह काम करेंगे। दिस इज सिस्टमिक कैपिलरी। एक बार रिकॉल करा दूं। हमने बोला, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। हम कहते हैं बेटा जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो हीमोग्लोबिन है, आपका जो ब्लड है वो सैचुरेट करता जाता है। लेकिन मैम एक बियॉन्ड द पॉइंट सैचुरेट नहीं कर सकता, एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम सैचुरेशन आ जाती है, जिसके बियॉन्ड आप और सैचुरेशन ब्लड की नहीं कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली मैम सैचुरेशन बढ़ता है। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखें और सिग्मॉइड कर्व
कर्व मिलता है। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप कर्व दिखा। इनिशियल बाइंडिंग थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि इनिशियल बेटा ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाहता है तो थोड़ा घबराता है, थोड़ी स्लो बाइंडिंग होती है, बट एक आधा ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाते हैं तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है और धीरे धीरे वो बाइंडिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो विद टाइम बेटा बाइंडिंग सही हो जाती है। एट दी लंग सरफेस बेटा तुम्हें मैक्सिमम सैचुरेशन दिखती है, 100% सैचुरेशन दिखती है अप्रोक्सीमेटली एट 104 प्रेशर, और वो लंग्स में तुम्हें मैक्सिमम सैचुरेशन दिखी, मतलब इतना ही मैक्सिमम ऑक्सीजन तुम कैरी करवा सकते हो अपने ब्लड में। 100 ml ब्लड में तुम 20 ml ऑक्सीजन ही कैरी करवा सकते हो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के कैलकुलेशन के हिसाब से। एट दी लंग सरफेस मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड करा चुके हो। अब हम कहते हैं ये पॉकेट मनी तुम्हारे पास आ चुकी है, बट तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा इसका खर्चा अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसका मतलब है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल है। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। हमने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम, ये जो हम सैचुरेशन देखते हैं लंग सरफेस पर, एट सर्टेन पॉइंट बेटा कहीं पे 75% भी ब्लड का सैचुरेशन होगा, कहीं पे तो बेटा 25% भी ब्लड का सैचुरेशन होगा। सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। डेफिनेटली मैम, मुझे जो ये मैम 75% सैचुरेशन दिख रहा है ना ब्लड में, ये 75% और ये 100% में ये डिसोसिएट, ये जो मुझे दोनों का गैप दिख रहा है 25% का डिसोसिएशन दिख रहा है, ये कहां पे होता है मैम? टिश्यू वाली साइड पे होता है। मैं 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन भर के लेके जा चुकी हूं बेटा ब्लड के पास, सॉरी टिश्यू के पास, लेकिन खर्चूंगी कितना? केवल 25%। और 25% मैंने 20 में से खर्च किए, यानी कि बेटा मैंने 5 ml ऑक्सीजन खर्च किया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बेटा। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml। तो बाकी कहां है? बाकी अभी ब्लड में ही है। कब यूज करोगे? जब जरूरत होगी। बचा के रखते हो। 75% सैचुरेशन ब्लड की है, बचा के रखते हो। दैट्स इट। आज इससे ज्यादा तुम्हें कहानी भरनी भी नहीं है। नॉट नीडेड बेटा एट ऑल, दिस इज मोर देन सफिशियंट। और अगली क्लास में अभी देखो ना तुम, कल की क्लास में भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें और तगड़ी पता चलेगी बेटा। कंसेप्चुअल चीजें हैं, दीज आर लाइक प्रिटी गुड थिंग्स यार। ये क्या हुआ? सारा डिलीट कैसे हो गया? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, अब यहां से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतना ये क्या हो रहा है? मैं पूरा डिलीट भी नहीं कर रही हूं। देखना पूरा डिलीट। यार ये क्या हो रहा है बोर्ड में? एक स्लाइड को डिलीट कर रही हूं तो पूरे स्लाइड डिलीट क्यों हो रहे हैं? चलो कोई नहीं बेटा, अभी मैं फिलहाल कुछ भी डिलीट नहीं करती हूँ, क्योंकि ना एक स्लाइड को डिलीट कर रही हूँ तो सारी चीजें डिलीट हो रही है। अगर होमवर्क क्वेश्चन में ना शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो उसको छोड़ देना, मैं ही डिलीट कर दूंगी। ठीक है? यस। चलो थैंक यू सो मच बेटा, अब कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है? कुछ हाँ ये देखो कुछ भी हो रहा है। अबे यार थैंक यू स्लाइड तो आ जाए यार। हाँ चलो थैंक यू सो मच यार, अब कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना? और या चलो मेरी अभी अगली क्लास भी है बेटा बैक टू बैक। ओके, आपको 2 मिनट का एक सॉन्ग सुना देते हैं, हमारी अधूरी कहानी ही सुना देते हैं अगर आपको सुनना है, और फिर बेटा हम कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, कर्व का शिफ्ट अभी मैंने बेटा बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई हैं, अभी जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आओ। ठीक है? अभी इसमें ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग में कल हम अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? और अगर तुम्हें कोई दुख दर्द समस्या होगी, कुछ डाउट्स होंगे, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज तो बहुत छोटी सी चीज पढ़ी है, ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है टेक्निकली सच में। अभी हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना बेटा, हाउ डिड यू एंजॉय दी कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। वो जो हमने बोला ना, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन वाला 5 ml ऑक्सीजन वाला, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को गलत लगता है। ठीक है ना? तो डू लेट मी नो कि वो कैसा लगा। चलो हमारी अधूरी कहानी सुनाते हैं। हाँ दूसरा सुनाना है, रुलाना नहीं। अरे वो गाना मैंने तुम्हें सुनाया बेटा कि
पहले सुना होगा कभी कि ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, असर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एक और पैराग्राफ सुना देती हूँ। सांसों में कई बेकरारी, दिल में कई रत जगे, कहीं फिर लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा यार, थैंक यू फॉर दी अप्रिसिएशन। लेक्चर को भी अप्रिशिएट कर देना, बता देना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हम कल की क्लास में मिलेंगे, ये जरूर पढ़ के आना और चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।